बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल साइकिल, और उसका फर्स्ट फेज़ यानी कि इंटरफेज़ हमने स्टार्ट कर लिया था। और उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ख़ास तौर पे सेल डिवीजन से जब गुजरता है तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज़ का उसे प्रोसेस जो है उस फेज़ से गुजरना पड़ता है। अब इंटरफेस क्या था, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जिसमें G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सेल जिसने डिवाइड नहीं करना होता, G1 फेज़ के बाद वो G0 फेज़ में चला जाता है, अपनी डिवीजन को क्या कर लेता है बेटा, स्टॉप कर लेता है। ठीक है, तो डिवीजन के बाद, इंटरफेस के बाद सेल साइकिल का जो आज नेक्स्ट फेज़ है वो है हमारे पास एम फेज़। एम फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं बेटा, इसे माइटोटिक फेज़ कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये सिंपल है क्या, इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जिसमें वो सारी मेटाबॉलिक मशीनरी तैयार करता है, और हर वो मशीनरी जो डिवीजन के अंदर इस्तेमाल होगी वो सारी की सारी प्रिपेयर हो जाएगी। अब उसके बाद जो हमारा सेल है वो नेक्स्ट किस फेज से गुजरेगा, एम फेज से, यानी कि जिसे हम कहते हैं डिवीजन फेज। तो यहाँ पर अब माइटोटिक फेज, एम से माइटोटिक फेज है, और इसको बेटा डिवीजन फेज कहते हैं। डिवीजन फेज यानी इसमें अब सेल डिवाइड करेगा। कितने मिनट्स लगेंगे? 30 मिनट्स, क्योंकि तकरीबन 23.5 घंटे, अगर ह्यूमन की बात करें 23.5 घंटे का जो सेल साइकिल का फेज है वो इंटरफेज होता है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ये 30 मिनट्स एम फेज में लगेंगे, फिर सेल फौरन क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। और ये फर्दर एम फेज को हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट वन इसका फेज है माइटोसिस, और बेटा नेक्स्ट वन है मियोसिस। तो सेल दो तरह से आगे डिवाइड करता है, माइटोसिस और मियोसिस के जरिए। तो एम फेज को हम दो प्रोसेस में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस में और मियोसिस के अंदर। तो आज का सिर्फ हमारा लेक्चर है माइटोसिस के ऊपर कि माइटोसिस की बेस क्या है, माइटोसिस के अंदर हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट फेज हम स्टार्ट करने लगे हैं एम फेज का, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस क्या है सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी। सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, such type of cell division in which a parent cell divide into daughter cell and number of chromosome remain same as in पेरेंटल सेल। एक सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऐसा सेल एक डिवाइड करे, जिसमें एक पेरेंट सेल, वो सेल जिसने डिवाइड होना है वो पेरेंट सेल है, और उससे जो नए सेल बनने हैं वो क्या है बेटा, डॉटर सेल है। तो पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है डॉटर सेल में, और फिर उन डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम होती है एज इन पेरेंटल सेल, जैसा कि पेरेंटल सेल में। ठीक है, तो एक सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप, ठीक है, जिसमें सेल पेरेंटल सेल डिवाइड करे डॉटर सेल में, और उन डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम रहे जैसा पेरेंटल सेल में है, तो ऐसे डिवीजन फेज को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। अब जरा समझते हैं कि क्रोमोसोम का कंसेप्ट क्या है। देखिए बेटा, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ना एक सेल के अंदर, 46 क्रोमोसोम। तो ये 46 क्रोमोसोम सिंगल क्रोमाटिड वाले होते हैं। ठीक है, फिर ये गुजरते हैं इंटरफेज के एस फेज से। तो एस फेज में डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम की कॉपियां बनती हैं, तो आगे फर्दर क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी। अब ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन उसके पास दूसरा क्रोमाटिड बन गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। अब पहले डीएनए, फर्ज करें ये दो थ्रेड मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर ड्रॉ किया, पहले ये था, फिर डीएनए रेप्लिकेशन से गुजरेगा, डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए का कॉपी बनने के बाद क्रोमोसोम अपने आप को क्या करेगा, जैसे ये है ना हमारे पास ये सिंगल क्रोमास, तो ये क्रोमोसोम था, इसके पास मैं कहता हूं ये डीएनए की कॉपी थी, इसको मैंने सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये डीएनए की कॉपी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद ये हुआ कि ये एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हुई, डीएनए डबल हो गया। तो ये सेकंड जो मैंने थ्रेड बनाया है ना, ये आप मान लें कि ये डुप्लीकेशन के बाद डीएनए डबल हो गया। अब डीएनए डबल होने के बाद क्या होगा, क्रोमोसोम की जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ टर्न होगी, और क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करने के बाद इसके दो बाजू बन जाएंगे, और हर बाजू के पास डीएनए की एक कॉपी होगी।
इसी वजह से हमारे पास क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब ये भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इनको भी हम 46 क्रोमोसोम ही कहेंगे। फिर आगे ये सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस का प्रोसेस है, ये सेल डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल बनाएगा। अब डॉटर सेल के पास आगे क्या होगी, यहां पर ये क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा, इस क्रोमोसोम की बेटा होगी स्प्लिटिंग, ये क्रोमोसोम ऐसे दरमियान से सेंटर से स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो एक बाजू इस साइड पे और एक बाजू इस साइड पे चला जाएगा, तो इसको भी हम 46 क्रोमोसोम मानेंगे, इसको भी 46 क्रोमोसोम मानेंगे। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, ये जो 46 क्रोमोसोम थे इनके पास डीएनए डबल अमाउंट में था, और इनके पास डीएनए की क्योंकि एक एक कॉपी है तो अब डीएनए हाफ हो गया लेकिन क्रोमोसोम की तादाद सेम रही है। तो ये कंसेप्ट अक्सर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि बेटा 46 क्रोमोसोम है, अब 46 आगे डॉटर सेल में कैसे जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसको क्या कहना है और इसको क्या कहना है। दोनों क्रोमोसोम है, उसके पास सिंगल क्रोमाटिड है, इसके पास डबल क्रोमाटिड है। दो क्रोमाटिड क्यों है, डीएनए रेप्लिकेट किया तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की जैसे दूसरा उसका जो बाजू है वो बन गया। अब क्या होगा, दरमियान में स्प्लिटिंग होगी और एक एक सिंगल क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। बहरहाल हम इसको 46 कहेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्रोमोसोम उसको मानते हैं जिसके पास सेंट्रोमेयर मौजूद हो, जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। यहाँ इसके पास सिंगल सेंट्रोमेयर है तो सिंगल क्रोमोसोम मानेंगे। फिर दोनों के पास, इसके पास सिंगल क्रोमाटिड है, इसके पास डबल क्रोमाटिड है, तो अब ये जाकर डिवाइड कर रहे हैं और 46 क्रोमोसोम में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह की डिवीजन जिसमें एक सेल डिवाइड करे अपने डॉटर सेल में और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही हो जितना के पेरेंटल सेल में है, जैसे उसके पास भी 46 है, इनके पास भी 46 है, इस तरह के डिवीजन को बेटा हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस की आप लोगों ने याद रखनी है। इट अकर इन डिप्लॉइड एज वेल एज हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, ये जो डिवीजन है डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। डिप्लॉइड सेल जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अब 23 के 2 सेट बन जाते हैं तो ये 2 सेट बनते हैं, ठीक है। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल। और जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो 23, यानी अगर ह्यूमन सेल की बात करें 23 वाला एक सिंगल सेट हो, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल है। तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी और हैप्लॉइड सेल में, दोनों सेल के अंदर माइटोसिस हो सकती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन है हमारे पास, तो जर्म लाइन सेल्स है। जर्म लाइन सेल्स, इनमें भी माइटोसिस होती है, और इसके अलावा जो हमारे सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स, इसके अंदर भी माइटोसिस होती है। हमारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है सोमैटिक सेल्स। पहली बात तो यह है कि जर्म लाइन सेल और सोमैटिक सेल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी को बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं, सिवाय हमारे गैमीट बनाने वाले ऑर्गन के, सिर्फ गोनेड्स के जिनके अंदर स्पर्म और एग बनने, सिवाय उनको छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, सारे सेल जो उनको बना रहे हैं वो कहलाते हैं सोमैटिक सेल। यानी पूरी बॉडी को बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स, सिवाय गोनेड्स के। अब जो मेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है, उनको गोनेड्स कहते हैं, और मेल और फीमेल ऑर्गन को बनाने वाले सेल्स को क्या कहा जाता है, जर्म लाइन सेल्स। हमारी टेक्स्ट बुक में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है कि जी ये माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल में होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे जो जर्म लाइन सेल्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके अंदर भी माइटोसिस होती है। फिर किस फेज में माइटोसिस होती है वो आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये बेटा जर्म लाइन सेल्स में जब मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, उस फेज में ये जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन फेज क्या होता है। तो जर्म लाइन सेल में जब मल्टीप्लीकेशन फेज होता है तब वहां पर माइटोसिस हो रही होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट एग और स्पर्म बनते हैं तब जाकर वहां पर क्या बनती है बेटा, मियोसिस होती है। अदरवाइज हमारे जर्म लाइन सेल में भी और इसके अलावा सोमैटिक सेल्स में भी माइटोसिस अकर हो सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिस्कवरी क्या है। सबसे पहले माइटोसिस के प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रॉसबर्गर। जी बेटा ये साइंटिस्ट है स्ट्रॉसबर्गर, जिन्होंने सबसे पहले ये माइटोसिस का प्रोसेस, डिवीजन की, इस डिवीजन फेज का प्रोसेस डिस्कवर किया था। डिवीजन फेज का प्रोसेस किस में डिस्कवर किया था, ये प्लांट्स के अंदर इसने डिस्कवर किया। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले ये डिवीजन फेज, खास तौर पे डिवीजन फेज क्या, माइटोसिस वगैरह का प्रोसेस स्ट्रॉसबर्गर ने तकरीबन 1870 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद फ्लेमिंग ने 1878 में इसने एनिमल सेल के अंदर भी सिंपल यही माइटोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किया था। और 1882 में फ्लेमिंग ने ही ये कॉइंड द टर्म,
कॉइन्ड टर्म माइटोसिस, इसने माइटोसिस की टर्म को कॉइन किया था। तो ये आप लोगों ने डिस्कवरी में ये दोनों बातें याद रखनी है। स्ट्रॉसबर्गर है जिसने डिवीजन फेज यानी माइटोसिस को डिस्कवर किया था प्लांट सेल में 1870 में, और फ्लेमिंग ने 1878 में एनिमल सेल के अंदर भी सेम यही डिवीजन यानी माइटोसिस को डिस्कवर किया। और 1882 में 1882 में इसने फिर ये टर्म दी थी माइटोसिस की। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अक्सर पूछ लेता है कि माइटोसिस की टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले कॉइन की थी ये टर्म। उसके बाद नेक्स्ट वन है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस में सेल डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल कैसे डिवाइड करेगा, हमने माइटोसिस को 2 स्टेजेस में आगे डिवाइड किया। ये 30 मिनट का ही टाइम है, इंटरवल है, डिवीजन फेज। लेकिन उसमें हम देखते हैं हमारे सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं। उसी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट फेज या इसके डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं। तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल के पास उसकी उसकी टोटल जायदाद क्या है, उसका कुल असासा क्या है उसके पास। देखिए बेटा, एक सेल के पास 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो उसका न्यूक्लियस है, दूसरा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलीज है। तो न्यूक्लियस उसने अपना डिवाइड करना है और इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। फिर क्या करेगा माइटोसिस के अंदर, जब सेल न्यूक्लियस की डिवीजन करेगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा तो हम क्या नाम दे देंगे उसे बेटा, कैरियोकाइनेसिस। इसे कार्योकाइनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को फिर क्या कहेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद इस न्यूक्लियस की डिवीजन को फर्दर हम क्या करते हैं, आगे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट वन है हमारे पास टेलोफेज या टीलोफेज भी इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो माइटोसिस एक अलग प्रोसेस है, एक अलग स्टेज है, और साइटोकाइनेसिस अलग स्टेज है। माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस को कभी भी हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते, ये 2 अलग अलग स्टेज है। तो माइटोसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो बहरहाल हमारी बुक कह रही है कि माइटोसिस में पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को बेटा हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज क्या है, प्रोफेज बेसिकली फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। क्लियर। तो इसमें हमने प्रोफेज को फर्दर 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है, अर्ली प्रोफेज और उसके बाद है लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में शुरू में क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज हो सकती है, वो जरा हमें थोड़ा सा न्यूक्लियस का भी तो अंदाजा होना चाहिए ना बेटा। हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे पड़े हुए होते हैं, लूज थ्रेड्स होते हैं, और इन लूज थ्रेड्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, क्रोमाटिन का। क्लियर। और इसके अलावा इसका प्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की तरह का लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारी बेसिक पहले कवर होनी चाहिए ना कि न्यूक्लियस के अंदर धागे हैं जिनको हम क्रोमाटिन कहते हैं। और ये क्रोमाटिन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये क्रोमाटिन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो डीएनए से, और दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटता है तो लूज धागे बनते हैं जिनको हम क्रोमाटिन कहते हैं, और इधर लिक्विड की तरह का मटेरियल पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, और इसके पास बेटा एक डार्क स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। मैं इसको NE से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ओवरऑल एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे अहम चीज पड़ी हुई है वो है क्रोमाटिन, डीएनए। ठीक है, क्रोमाटिन के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। जब एक सेल डिवाइड करेगा, आगे 2 सेल में फर्दर उसने डिवाइड करना है, 2 डॉटर सेल बनाने हैं, तो उसने क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि उसने अपने जो डीएनए है वो इक्वली दोनों जो डॉटर सेल है उसको देना है। अब जरा हम इस बात को बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि एक वालिदैन में से किसी ने जो है ना वसीयत की अपनी औलाद को, उसके 2 बच्चे हैं। अब वो वसीयत जो है वो अपने उस औलाद तक पहुंचाना चाहता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो उस वसीयत को फाड़े और दोनों को दे दे। जो बात वहां पर दोनों वसीयत की लिखी हुई है ना, वो जब दोनों के पास पहुंचेगी ना, इसको समझ आएगी ना इसको समझ आएगी, क्योंकि आधी आधी हो जाएगी, बात की समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सेल के साथ भी ऐसा होता है। उसके पास जो वसीयत है, उसके पास जो उसका आप कह सकते हैं उसकी वरासत है, उसका टोटल उसके पास सरमाया है, वो उसका डीएनए है।
अब वो डीएनए इक्वली सबके पास जाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए, वगरना डीएनए जैसे ही इनकरप्ट होगा तो आगे जो है वो सेल सही तरीके से नहीं बन सकेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सही ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। इसलिए वो क्या करेगा, अपने डीएनए को हाफ हाफ करके आगे मुंतकिल नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा, उसी डीएनए की कॉपी बनाएगा, 2 कॉपी बन जाएगी, एक को एक कॉपी मिल जाएगी, दूसरे को भी दूसरी कॉपी मिल जाएगी दूसरे डॉटर सेल में। तो इसी वजह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि डीएनए को अगले डॉटर सेल में डिवाइड करना लाजमी होता है। तो वो डीएनए असल में पता है आपको लूज थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, जब वो प्रोटीन के ऊपर लिपटता है तो फिर हम उन लूज थ्रेड्स को क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। तो हमारे जितने भी ये फेजेस आएंगे ना कैरियोकाइनेसिस के, इसमें ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं ना डीएनए से क्रोमोसोम, हम क्रोमोसोम की इसलिए डिवीजन पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की डिवीजन की वजह से डीएनए बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, सिंपल तमाम जो सेल्स बनते जाएंगे डॉटर सेल, उनके पास इक्वली डीएनए जाता जाएगा और उनके पास इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सबके पास इक्वली जाएगी, वगरना यहाँ ट्यूमर होने के चांसेस बन जाएंगे या वो सही तरीके से सेल डेवलप नहीं हो सकेगा। तो सिंपल ये जो हिस्ट्री आपको समझाई है, ये बात इसलिए समझना लाजमी है कि जितने भी हम फेजेस देखेंगे वहां क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो वहां पर ये सवाल आता है बच्चों के जहन में कि सर क्रोमोसोम को ही क्यों आगे डिवाइड कर रहे हैं? भाई जेनेटिक मटेरियल है, उसने जब तक आगे अगले सेल में नहीं जाएगा, अगले सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो हेल्ड नहीं हो सकते, उसका न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, आगे इनहेरिट किया जाता है। ये तो हमने समझाया कि क्रोमोसोम की डिवीजन कैसे होती है। अब जरा हम क्रोमोसोम की डिवीजन को फर्दर फेसेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है प्रोफेज, और उसमें से पहले जो स्टेज हम पढ़ने लगे हैं प्रोफेज की, वो है अर्ली प्रोफेज। के स्टार्ट में क्या होता है, प्रोफेज के पहले इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं। तो अर्ली प्रोफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है लूज थ्रेड्स की फॉर्म में, वो क्या करता है बेटा, कंडेंस करता है, वो लिपटना शुरू हो जाता है। मैंने आपको पहले भी ये कंसेप्ट समझाया हुआ है, जैसे पतंग की डोर है ना, वो बिखरी हुई पड़ी है तो वो क्रोमाटिन है, और आप उसको लपेटना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। तो इसलिए क्रोमाटिन फाइबर वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे आपको यहाँ पर ये ब्लू शेड में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्रोमाटिन है, और ये क्रोमाटिन बेसिकली किस शेप में पड़ा हुआ है, लूज थ्रेड्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये जो पोर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, ये सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बताई है, जब सेल हमारा किस में होगा, इंटरफेज में होगा, इंटरफेज में, उस वक्त ये सेल की ये स्टेज होती है। अभी सेल प्रिपरेशन कर रहा है, डिवाइड नहीं हुआ, प्रेपरेशन कर रहा है, डिवीजन की प्रेपरेशन कर रहा है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, मैं इसको एनई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रियोल भी इंटरफेस के दौरान डबल होते हैं, जिनको ये हमने सेंट्रोसोम का नाम दिया था, या सेंट्रियोल्स का हम इनको नाम देते हैं। ये सेंट्रियोल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये दो ये हैं, दो ये टोटल 4 हो गए, यानी 2 पेयर्स हैं, और परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पे एक दूसरे से प्लेस होते हैं। तो बाहर क्या होता है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ होगा। क्लियर, ये इंटरफेस की बात है। अब उसके बाद जैसे ही ये अर्ली प्रोफेज स्टार्ट होता है, अर्ली प्रोफेज, तो क्या होता है कि हमारा जो क्रोमाटिन फाइबर है, ये जो बिखरे हुए लूज धागे हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ये एक जगह पे लिपटना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि ऐसे कुछ धागे पड़े हुए हों और ये अपने आप को कंडेंस करें, तो कंडेंस करने के बाद कैसे, जैसे पतंग की डोर है ना, आप उसको ऐसे लपेटना शुरू कर दें, ऐसे लपेटना शुरू कर दें, बार बार कंडेंस होता जाएगा, बार बार कंडेंस होता जाएगा, और आखिरकार हमें ये क्रोमोसोम की कुछ अपीयरेंस देखने को मिलेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, और इनको हम नाम क्या देते हैं बेटा, ये हम इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, क्रोमोसोम बन चुके हैं। तो क्रोमोसोम कैसे बने हैं, ये कंडेंसेशन से बने हैं, किसके, क्रोमाटिन फाइबर्स के। उसके बाद आप न्यूक्लियर एनवेलप पे गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स और छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक किया जा रहा है। तो न्यूक्लियर एनवेलप भी यहाँ पर स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप की बेटे क्या स्टार्ट हो जाती है, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और तीसरा जो स्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे के पहले करीब पड़े हुए थे, ये इनमें से एक पेयर जो है वो अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, ये इस तरफ जाना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो यही स्टेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या क्या यहाँ पर बात लिखी हुई है कि न्यूक्लियर ये क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होगा और हमें बारीक बारीक क्रोमोसोम नजर आने लग जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी डिवीजन से पहले क्रोमोसोम को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इतने बारीक होते हैं कि इनको फिर हमें देखने के लिए, विजिबल करने के लिए हमें स्टेनिंग प्रोसेस, डाई करना पड़ता है, इनको कलर वगैरह देने पड़ते हैं, फिर जाके ये विजिबल होते हैं। अब उसके बाद अभी ये जो लूज थ्रेड्स हैं जिनको सेंट्रियोल कहते हैं, ये लिपट रहे हैं, अभी मुकम्मल इनकी कंडेंसेशन नहीं हुई, कंप्लीट आपको क्रोमोसोम एग्जैक्ट नजर नहीं आएंगे,
अलबत्ता थोड़ा बहुत उसकी विजिबिलिटी वाजे होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कंडेंसेशन हो जाती है, तो ये आगे फर्दर क्रोमोसोम की फॉर्म में लिपटना शुरू हो जाता है या कंडेंस होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसके अंदर ये टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैंने वो स्टेज लिखी हुई है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट टूटना शुरू हो जाता है और जो सेंट्रियोल है माइग्रेट टू अपोजिट पोल, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ, ये सेंट्रियोल था, कॉपी किया एस फेज में, डबल बन गए, अब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, ये अर्ली प्रोफेज में होता है। अब जब प्रोफेज ऐसे चलता जाएगा, लेट प्रोफेज तक क्या होगा, ये स्टेज हमें कुछ इस तरह नजर आएगी, एम्फी एस्ट्रल कंडीशन बन जाएगी। एम्फी एस्ट्रल कंडीशन का मतलब होता है जब एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स बनने लग जाए, ये एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स है, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो अगर ये अपोजिट साइड पे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बन जाए तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल कंडीशन बन चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं एस्ट्रस के बाद सेंट्रियोल से आगे क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये स्पिंडल फाइबर अभी अटैच तो हुए हैं, कौन से ये स्पिंडल फाइबर हैं जो अटैच हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर बेटा कहलाते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। क्लियर। और ये जो हमें सिंपल रेड कलर में ये थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हम कहते हैं। तो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हमें नजर आने लग गए जो स्पोर्ट देते हैं, सेंट्रोसोम को अटैच करवाते हैं, सेंट्रियोल्स को अटैच करवाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इसके अलावा हमें काइनेटोकोर फाइबर्स भी नजर आएंगे और ये जो फाइबर्स हमें नजर आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और हमने इनका फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये सेल को इलोंगेट करेंगे, इसकी लंबाई में इजाफा करेंगे। ठीक है बेटा, बहरहाल ये अरेंजमेंट हमें कोई नहीं नजर आती, सिर्फ क्रोमोसोम को हमने देखा है, तो क्रोमोसोम इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सिर्फ अटैच हुए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, ये डबल है, कॉपी इनके साथ, ये दूसरा बाजू इनके साथ अटैच होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन मैंने शुरू में दी है, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी एग्जैक्ट नहीं है। जैसे आप इस तरह बनाते हो ना क्रोमोसोम को कि जी ये एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों बाजू, ये वो स्टेज है जब दोनों धागे अलग हो रहे होते हैं, उससे पहले दोनों धागे अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है। अभी अरेंज नहीं किया गया, सिर्फ अटैच किया गया, किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ, लेट प्रोफेज तक। उसके बाद फौरन एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज के दौरान क्या होता है, कुछ धागे कंट्रैक्ट करेंगे और कुछ धागे रिलैक्स करेंगे। कहने का क्या मतलब है, कुछ काइनेटोकोर फाइबर्स का ज्यादा कंट्रैक्ट करेंगे और कुछ रिलैक्स करेंगे। इनकी कंट्रैक्शन से ये इस क्रोमोसोम को इस साइड पे खींचा जाएगा, इसकी रिलैक्सेशन से ये क्रोमोसोम थोड़ा इस साइड पे जाएंगे। बहरहाल एक ऐसी कंडीशन डेवलप की जाती है जिसमें क्रोमोसोम को इक्वली एक इक्वेटर पॉइंट पे सेंटर के अंदर क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है और ये लुक लाइक प्लेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट बन जाती है। फिर मेटाफेज प्लेट, अक्सर स्टूडेंट को ये लगता है कि ये धागे खुद ब खुद क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं। बेटा क्रोमोसोम को अरेंज करने के लिए काइनेटोकोर फाइबर्स, अब देखो मैंने ये सिंपल समझाया कि ये क्रोमोसोम इधर पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करना है, तो ये काइनेटोकोर फाइबर रिलैक्स करेगा ताकि क्रोमोसोम को यहाँ अरेंज किया जाए। और उसके बाद ये क्रोमोसोम थोड़ा सा इसके करीब ज्यादा पड़ा हुआ है, थोड़ा इधर लेके आना है, तो ये धागा थोड़ा सा इस साइड पे कंट्रैक्ट करेगा ताकि क्रोमोसोम को यहाँ लेके आए। बहरहाल दोनों की पोजीशन को इस तरह फिक्स किया जाता है कि दोनों को सेंटर के अंदर अरेंज किया जाए। और इस तरह जब ये क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या बन चुकी है बेटा, मेटाफेज प्लेट बन चुकी है। तो ये मेटाफेज प्लेट ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें क्रोमोसोम को अगर आप सही तरीके से अरेंज करेंगे ना सेंटर के अंदर, तो फिर ये होगा उसकी डिवीजन आसान हो जाएगी। जब क्रोमोसोम को आप सेंटर में अरेंज करेंगे ना तो बराबर बराबर फोर्स लगेगी और इस तरह उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिवीजन है वो पॉसिबल हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है क्रोमोसोम को सेंटर में डिस्प्लेस करना, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए एटीपी की जरूरत होती है और हर क्रोमोसोम के लिए तकरीबन 30 एटीपी, एक क्रोमोसोम को मूव करवाने के लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, 30 एटीपी की तकरीबन रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और मेटाफेज को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हमने एनाफेज और टेलोफेज को समझना है, साथ साथ साइटोकाइनेसिस के अमल को भी समझना है। आज के लिए बस इतने था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।